अल्लूरी सीताराम राजू। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के गुदेम हिल्स में रहने वाले आदिवासियों की, जिनका जीवन पूरी तरह से जंगलों पर डिपेंड था। लेकिन अंग्रेज़ों के बनाए कानूनों ने इन लोगों के जीवन दुखों से भर दिए। फॉरेस्ट लॉज के अकॉर्डिंग कोई भी ना तो जंगलों में जा सकता था और ना ही किसी वस्तु का उपयोग कर सकता था। तब इस अन्याय के खिलाफ खड़े हुए एक महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्होंने अपने लोगों के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट एक युद्ध ही छेड़ दिया था। इनका जन्म 4 जुलाई सन 1857 में पांडुरंगी गांव, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम वेंकटराम राजू और माताजी का नाम सूर्य नारायण अम्मा था। लोगों का ऐसा विश्वास था कि सीताराम राजू के पास स्पेशल पावर्स थी, जिससे ये करेक्ट प्रेडिक्शंस करते थे और बीमार लोगों को ठीक भी कर देते थे। रेबल्स इन्हें भगवान का अवतार मानते थे। सीताराम राजू का ये विश्वास था कि छापामार युद्ध से ही वह स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रिटिश पुलिस के साथ इनके संगठन के कई बार वायलेंट क्लैशेस भी हुए, जिसमें कई ब्रिटिश पुलिस कर्मियों की जानें भी गईं। ये पुलिस स्टेशंस पर हमले करते और हथियार ले जाते थे। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए। असम राइफल्स के टॉप ऑफिसर्स को इन्हें पकड़ने के लिए अपॉइंट किया गया। फाइनली 7 मई 1924 को पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और पेड़ से बांधकर उन पर गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी गई। मातृभूमि की रक्षा के लिए एक महान देशभक्त ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। बिजनेस क्लास। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत फ़ायदा हुआ था और वो चाहते थे कि व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज़ उनके इस काम में रुकावटें पैदा कर रही थीं, जिस कारण उद्योगपति ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट खड़े हो गए और ये चाहते थे कि जो सामान बाहर से इंपोर्ट हो रहा है उससे उन्हें प्रोटेक्शन मिले और साथ में एक रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज भी बनाया जाए, जिससे इंपोर्ट में कमी आए। अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की 1920 में स्थापना भी की। उस समय अंग्रेज़ों को चुनौती देना पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर करने जैसा था और ये साहस भरा काम किया जीडी बिरला और सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी ने। हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। जीडी बिरला एक मारवाड़ी महेश्वरी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। एक कामयाब उद्योगपति होने के साथ साथ ये आज़ादी के लिए धन लुटाने वाले सच्चे सेनानी भी थे। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्होंने कई परेशानियों का सामना भी किया। सबसे पहले तो जूट व्यापार के लिए सभी बैंकों ने इन्हें कर्जा देने से मना कर दिया और जब अपने व्यापार के लिए अच्छी ज़मीन खरीदने गए तो वहाँ भी अंग्रेज़ों ने इन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की। अंग्रेज़ ये नहीं चाहते थे कि जूट के व्यापार में कोई भारतीय उन्हें टक्कर दे। सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ये बॉम्बे के एक गुजराती कॉटन व्यापारी और उद्योगपति थे। ये हमेशा भारतीयों के हित में रहते थे और भारत को एक समृद्ध देश के रूप में देखना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने कई कार्य भी किए। सन 1927 में इन्होंने जीडी बिरला के साथ मिलकर महात्मा गांधी जी के सलाह पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना भी की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान आदि ने कानपुर में की थी। इस क्रांतिकारी संगठन का उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त करना।
सन 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह की भारत नौजवान सभा ने इस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 10 दिसंबर 1928 की रात को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स ए स्कॉट की हत्या की योजना बनाई गई, लेकिन 17 दिसंबर 1928 को बाय मिस्टेकन आइडेंटिटी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सॉन्डर्स को ही स्कॉट समझकर राजगुरु ने उस पर गोली चलाई। भगत सिंह ने भी उसके सिर पर गोलियां मारी। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के अगेंस्ट संसद में 2 बम फेंके। दोनों ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी और ये मैसेज दिया कि बहरों को अपनी बात सुनवाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। 23 मार्च 1931 में बम कांड और सॉन्डर्स की हत्या के जुर्म में लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई। कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड जिन्ना। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के डिक्लाइन के बाद मुस्लिम्स का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से अलग हो गया था। अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का ही नतीजा था कि हिंदू और मुस्लिम्स के रिश्ते ख़राब हो गए थे, जिस वजह से भारत के कई हिस्सों में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच दंगे भी हुए। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रोमिनेंट लीडर्स थे। इन्होंने मुस्लिम्स की सिक्योरिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स के साथ सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट्स भी मांगी, लेकिन हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर ने इस बात का पूरी तरह से विरोध किया। सन 1940 में मुस्लिम लीग अधिवेशन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम्स के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान की डिमांड की और इस तरह 14 अगस्त 1947 में एक नया देश बना जिसे नाम मिला पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी बने। स्वराज इन द प्लांटेशंस। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 के अकॉर्डिंग बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना अनुमति के बागान छोड़कर जाना मना था। उन्हें जाने से पहले अधिकारियों की अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन परमिशन मांगने पर भी उन्हें कभी अनुमति नहीं मिली। जब मज़दूरों ने गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और स्वराज के बारे में सुना तो उन्हें लगा स्वराज आने पर उन्हें अपने ही गांव में ज़मीनें मिल जाएंगी और उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे। कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इस थॉट ने उनके चेहरों को खुशी से भर दिया और इसी थॉट के साथ हज़ारों वर्कर्स रूल्स को तोड़ते हुए अपने घरों की तरफ चल पड़े। लेकिन वह बेचारे अपने मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाए, क्योंकि उस समय रेलवे और स्टीमर की स्ट्राइक्स चल रही थी, जिस वजह से पैदल जाने के कारण पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन लोगों को बुरी तरह ब्रूटली पीटा गया। टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडेंस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साए भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिस वालों के साथ 3 नागरिकों की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। महात्मा गांधी जी के इस फैसले को लेकर क्रांतिकारियों का एक दल नाराज हो गया था। गांधी जी का ये कहना था कि भारतीयों को पहले ये सीखना होगा कि आंदोलन का सही तरीका क्या है, लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर्स प्रोविजनल काउंसिल्स में होने वाले इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। इनका मानना था कि हमें ब्रिटिश पॉलिसीज़ को
काउंसिल्स में रहकर ही अपोज करना चाहिए। कांग्रेस के भीतर ही सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक पार्टी बनाई गई जिससे नाम मिला स्वराज पार्टी। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि भारत को आज़ादी केवल मास एजिटेशन के द्वारा ही मिलेगी। द साइमन कमीशन। ब्रिटेन की टॉरी गवर्नमेंट के द्वारा द साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन। इस कमीशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 मेंबर्स थे, इसलिए इसे वाइट कमीशन भी कहा गया। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दे दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत विरोध हुआ। 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत पहुंचा। साइमन कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और अन्य शहरों में पहुंचा, जहां उसे ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने उसे काले झंडे दिखाए। पूरे देश में साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे गूंजने लगे। लाहौर में साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। इस प्रोटेस्ट के दौरान सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स ए स्कॉट ने लाला जी पर बड़ी बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिस कारण लाला जी घायल हो गए और 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई। अक्टूबर 1929 को वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमिनेंट स्टेटस देने की बात कही। मीन्स कि भारत आज़ाद तो हो जाएगा लेकिन रहेगा ब्रिटिश सरकार के अंडर। इस बात को कांग्रेस के कई लीडर्स ने नहीं माना। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को डोमिनेंट स्टेटस स्वीकार नहीं था। कांग्रेस ने सन 1930 में 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया और पूर्ण स्वराज मीन्स फुल इंडिपेंडेंस की घोषणा की। साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 31 जनवरी 1930 में गांधी जी ने वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन को एक पत्र भेजा, जिसमें गांधी जी ने 11 मांगें की, जैसे एक्सचेंज रेट को कम किया जाए, लैंड रेट्स को आधा किया जाए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाए। लेकिन इन सब में इम्पॉर्टेंट थी सॉल्ट टैक्स को पूरी तरह से एबॉलिश किया जाए। साथ में गांधी जी ने ये अल्टीमेटम भी दे दिया कि 11 मार्च तक उनकी मांगें पूरी ना होने पर वह सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन शुरू करेंगे। लेकिन इरविन इस पर भी बात करने को तैयार नहीं हुए। तब गांधी जी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ साल्ट मार्च की यात्रा शुरू की, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। इस यात्रा में गांधी जी ने 240 मील की दूरी तय की 24 दिन में। वह रोज़ 10 मील चलते थे। फाइनली गांधी जी 6 अप्रैल को डांडी पहुँचे और सी वाटर को बॉयल करके नमक बनाया और सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। भारत के कई हिस्सों में नमक बनाया गया। गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने प्रदर्शन किए गए। पीजेंट्स ने रेवेन्यू और चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। जंगलों से जुड़े सभी कानूनों को तोड़ा गया और फिर से जंगलों में ग्रेजिंग और लकड़ी इकट्ठा करना शुरू हो गया। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस के लीडर्स को एक एक करके गिरफ्तार किया गया। अप्रैल 1930 में अब्दुल गाफर खान को भी अरेस्ट कर लिया गया, जिसके कारण पेशावर में वायलेंट क्लैशेस हुए, जिसमें कई लोग मारे गए। 1 महीने के भीतर ही गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनोसेंट्स औरतों और बच्चों को पीटा गया और 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इन हालातों में गांधी जी ने फिर से मूवमेंट को बंद कर दिया और इरविन के साथ एक समझौता किया, जिसे नाम मिला गांधी इरविन पैक्ट। इस पैक्ट के अनुसार सरकार ने
पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करने का वादा किया और गांधी जी को डिस्कशन के लिए लंदन बुलाया, लेकिन गांधी जी वहाँ से निराश होकर लौटे। और जब गांधी जी भारत पहुंचे तो उन्होंने देखा कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया है और जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल जी को अब भी जेल में रखा गया है। गांधी जी ने एक बार फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, लेकिन आंदोलन इस समय अपना मोमेंटम पूरी तरह से खो बैठा था। हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। पहले हम बात करेंगे रिच पीजेंट्स की। गुजरात के पट्टीदार्स और यूपी के जाट्स, इन लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे। इसलिए जब ट्रेड डिप्रेशन हुआ तब इन लोगों के लिए सरकार को रेवेन्यू देना भी मुश्किल हो गया। लेकिन सन 1931 में अचानक इस आंदोलन को बंद कर दिया गया, जिस वजह से ये लोग काफ़ी निराश भी हुए। और सन 1932 में जब आंदोलन को फिर से शुरू किया गया तब इन लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, जबकि गरीब किसान ये चाहते थे कि लगान को कम करने के साथ साथ लैंडलॉर्ड्स को दिए जाने वाले रेंट भी माफ़ कर दिए जाएं। लेकिन कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया। अनटचेबल्स, जिन्हें अछूत और दलित के नाम से पुकारा गया, एक ऐसा वर्ग जिसे समाज से अलग रखा गया, जिन्हें मंदिरों और विद्यालयों में प्रवेश का अधिकार नहीं था, जिनकी बस्तियां शहर और गांव की सीमाओं से बाहर थी। गांधी जी ने ऐसे वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया और इन्हें नाम दिया हरिजन्स, भगवान की संतान। हरिजन्स को मंदिरों विद्यालयों में प्रवेश मिले और पब्लिक वेल्स रोड्स का इस्तेमाल करने का अधिकार मिले, इसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया। गांधी जी का ये विश्वास था कि भारत की आज़ादी के लिए सभी वर्गों को एक होना चाहिए। गांधी जी ने टॉयलेट्स को खुद क्लीन करके ये बताने की कोशिश भी की कि कोई काम छोटा नहीं। समाज में फैली इस छुआछूत की बुराई को मिटाने के लिए गांधी जी ने हर संभव प्रयास किया। सन 1930 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित्स के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की। सेपरेट इलेक्टोरेट्स में एक वर्ग के लोगों को भी चुनाव लड़ने और वोट डालने का अधिकार होता है। गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। उनका कहना था इस तरह देश कभी एक नहीं हो पाएगा और उन्होंने आमरण अनशन मीन्स फास्ट ऑन टू डेथ शुरू किया। फाइनली अंबेडकर जी को उनकी बात माननी पड़ी और इसका रिजल्ट हुआ पूना पैक्ट ऑफ सितंबर, जिसमें डिप्रेस्ड क्लास को शेड्यूल्ड कास्ट का नाम मिला और प्रोविजनल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व सीट्स मिले। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। भारत माता की छवि सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बनाई थी। इन्होंने सन 1870 में देशभक्ति का भाव जगाने वाले गीत वंदे मातरम की रचना की थी। इस गीत के मुख्य भाव में भारत भूमि को माता कहकर पुकारा गया था, जिसे बाद में आनंदमठ पुस्तक में शामिल किया गया था। इस गीत ने भारतीयों के भीतर भारत माता की आज़ादी के लिए मर मिटने के भाव को कई गुना बढ़ा दिया था। इसी तरह अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई। इस चित्र में इन्होंने भारत माता को शांत, आध्यात्मिक और दिव्य के रूप में दिखाया गया। भारत माता को ज्ञान, भोजन और वस्त्र देने वाली माँ के रूप में दिखाया गया था। एक हाथ में माला उनके तपस्वी गुण को दर्शाती थी। बाद में भारत माता की अन्य कई छवियों को भी चित्रित किया गया।
उदाहरण के लिए एक त्रिशूल के साथ भारत माता की पेंटिंग एक शेर और एक हाथी के पास खड़ी है। दोनों शक्ति और अधिकार के प्रतीक हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिज़ाइन किया गया था, जिसमें 8 कमल थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे, और एक वर्धमान चांद हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को दर्शाता था। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज ध्वज का डिज़ाइन तैयार कर लिया गया था। ये फिर से एक तिरंगा लाल, हरा और सफ़ेद था, और इसके केंद्र में एक चरखा था। एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की आज़ादी के लड़ाई में अहम योगदान रहा था। इन्होंने राष्ट्रगान जनगण मन लिखा। इसके साथ ही इन्होंने अपनी कविताओं और रचनाओं के जरिए देश के युवाओं में देश प्रेम की भावना को जागृत किया था। भारत पर राज करने के लिए अंग्रेज़ों ने भारत के महान इतिहास और संस्कृति को मिटाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भारतीयों को अनपढ़, पिछड़े और अनसिविलाइज्ड कहकर फिजिकली और मेंटली हैरास किया था। उस समय राष्ट्रभक्तों ने अपनी लेखनी के द्वारा गुलामी की नींद में सो रहे भारतीयों को जगाने का हर संभव प्रयास किया था, और भारतीयों को यह याद दिलवाया था कि पास्ट में आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, क्राफ्ट्स आदि में भारत विश्वगुरु था। आर्यभट्ट, चड़क और वराह मिहिर जैसे भारतीयों ने विश्व को आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया था। नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ ने ग्रामर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, फाइन आर्ट्स आदि का ज्ञान बिना किसी भेदभाव के पूरे विश्व को बांटा था। इन थॉट्स ने भारतीयों को अपने देश और पूर्वजों पर गर्व करने की फीलिंग्स दी। और फाइनली 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ। शहीदों का त्याग रंग लाया। भारत माता के लिए अपने प्राण देने वाले फ्रीडम फाइटर्स हमें ये मैसेज दे गए, जब जब भारत माता पर कोई विपत्ति आएगी, तब तब उसके बेटे नया रूप लेकर उसकी रक्षा के लिए आते रहेंगे। हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें।